दोस्तों एमबी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अंदर जो भारत के जैसे अनुच्छेद हैं और उनकी अनुसूचियां हैं, कुछ वो शामिल हैं। तो आज हम अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो किस भाग में रखी गई हैं संविधान के और उनके अंदर क्या वर्णन किया गया है इसके बारे में। तो भारत के संविधान में दोस्तों 12 अनुसूची शामिल हैं और तो प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें तो इस सूची के अंदर जैसा हम सबको पता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। जो भारत जो संघ है उसके घटक कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी ये क्या है उसकी यूनिट्स हैं। इनके बारे में जिक्र किया गया है प्रथम अनुसूची के अंदर में। यानी कोई भी नया राज्य बनेगा तो उसी समय आप ये मान सकते हो प्रथम अनुसूची के अंदर में अमेंडमेंट पक्का होगा, इसके अंदर उसको ऐड किया जाएगा। या कोई केंद्र शासित प्रदेश से कोई राज्य बनेगा या कोई अगर मान ली टेरिटरी है उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा या राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो उस समय प्रथम अनुसूची के अंदर संशोधन होना आवश्यक है। अगर हम बात करें आगे कि द्वितीय अनुसूची के अंदर में क्या बात की गई है, तो दोस्तों द्वितीय अनुसूची के अंदर में ये बात की गई है कि भारत की जो राज्य व्यवस्था है उसके विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल हो गई, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए, विधानसभा अध्यक्ष या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस हो गए, उनको जो वेतन और भत्ते उनको जो प्राप्त होते हैं, ये जो उनको जो पेंशन मिलती हैं, जिस प्रकार से दोस्तों जो राष्ट्रपति को जो हमारे वेतन भत्ते या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनको जो वेतन और भत्ते प्राप्त होती है वो जो है कंसोलिडेटेड फंड यानी जो संचित निधि है, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो वेतन और भत्ते हैं वो किससे उनको प्राप्त होंगे, ये सब बातें किसके अंदर की गई हैं, ये बातें की गई है द्वितीय अनुसूची के अंदर में। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि तीसरी अनुसूची के अंदर क्या बात की गई है, तो इसके अंदर जो हमारे विभिन्न पदाधिकारी हैं दोस्तों, जैसे जो हमारे मंत्रिमंडल हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य जो हमारे मंत्री हैं, एमएलए हैं, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों के द्वारा उस समय जो पद ग्रहण जो करते हैं, जिस प्रकार दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं वो पद ग्रहण करते हैं या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो पद ग्रहण करते हैं, उस समय क्या एक शपथ लेते हैं। तो उस शपथ का जो उल्लेख है, उस शपथ जो वो शपथ लेते हैं कि हम अपने जो कार्यभार को कर्तव्य निष्ठा से करेंगे, ये सब जो शपथ ली जाती है उस शपथ का उल्लेख किसमें किया गया है, तृतीय अनुसूची यानी तीसरी अनुसूची के अंदर उसका उल्लेख किया गया है। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें कि चौथी अनुसूची में क्या कहा गया है, तो चौथी अनुसूची में दोस्तों विभिन्न जो राज्य हैं या जो हमारे यूनियन टेरिटरी जो हमारे संघीय क्षेत्र हैं उसके अंदर जो राज्यसभा की जो सीटें हैं, क्योंकि राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों वो क्या है कि स्टेट की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। जो अगर हम बात करें दोस्तों इनकी सीटों की संख्या की, तो 1961 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों उसके अनुसार उस समय जो है ये निर्धारित किया गया था कि 10 लाख के ऊपर में एक सीट, 10 लाख के ऊपर एक राज्यसभा की सीट जो है दोस्तों राज्यों को वितरित की गई थी और उसके हिसाब से दोस्तों इन सीटों का बंटवारा किया गया था। तो राज्यसभा की जो सीटों के अनुसार जो है दोस्तों प्रतिनिधित्व तो कितना किस राज्य को दिया गया है वो सब जिक्र किया गया है, किसमें, वो चौथी अनुसूची में उसका जिक्र किया गया है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों पांचवी अनुसूची के अंदर क्या जिक्र किया गया है, तो इसके अंदर दोस्तों जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट या जो शेड्यूल्ड ट्राइब है दोस्तों उनकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैसे जो उनके ऊपर लागू होगा, कैसे उनको जो है आरक्षण से संबंधित जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी, और इसके अलावा दोस्तों उनकी क्या क्या राइट्स होंगे, ये सब बातें किसमें की गई हैं, ये सब बातें की गई हैं पांचवी अनुसूची के अंदर में। ये पांचवी अनुसूची के अंदर ये सब बातें की गई हैं। इसके आगे दोस्तों हम बात करेंगे कि छठी अनुसूची में क्या कहा गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे जो स्पेशल ट्राइब्स हैं, जो जैसे जो हमारी नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की जो ट्राइब्स हैं दोस्तों, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम की जो खासी, गोरो, जयंतिया, बोडो, इस प्रकार की जो जनजाति हैं दोस्तों, उनके ऊपर जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी कंट्रोलिंग के ऊपर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन जनजातियों को कैसे सेव किया जाए और कैसे उनके रिप्रेजेंटेशन को जो है दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया जाए जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस भी कर सके और भारत के अंदर में जो है दोस्तों वो अपनी भूमिका को दर्शा सके और भारत के अंदर ही उनका रिप्रेजेंटेशन हो, वो भारत से अलग होने की मांग ना करें। ये सब बातें किसमें की गई हैं दोस्तों, छठी अनुसूची में ये सब बातें की गई हैं। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि सातवीं अनुसूची में क्या किया गया है, सातवीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो इसमें देखते हैं हम इस अनुसूची के अंदर में केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है कि किस फील्ड में
कितनी लिमिट तक जो है दोस्तों केंद्र कानून बनाएगी और किस फील्ड में दोस्तों जो है राज्य कानून बनाएगी, इन सब के ऊपर में 7वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है। और अगर इसके अंदर हम डीपली जाके देखें तो दोस्तों इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियां हैं। एक होता है संघ सूची। इस फील्ड के अंदर में दोस्तों जो है दोस्तों इसके अंदर कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जिन पे केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और उसके अलावा होती दोस्तों स्टेट लिस्ट या राज्य सूची। इसके अंदर राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि इस क्षेत्रों के अंदर में वो कानून बनाए। जिस प्रकार हमारा पुलिस प्रशासन हो गया या हमारे जो दोस्तों जो हमारे राज्य के मार्ग हो गए, जो हमारी जल संबंधित सेवाएं होंगी, पशुपालन संबंधित सेवाएं होंगी, इस प्रकार की जो अनुसूची हैं या संघ सूची के अंदर अगर हम देखें जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, जिस प्रकार हमारे विदेशी मामले हो गए, रक्षा संबंधी मामले हो गए या हमारे न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड मामले होंगे, तो उस पर संघ सूची कानून बनाती है। और इन दोनों के अलावा एक होती है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट के अंदर में दोस्तों जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सहमति से कानून बनाते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाते हैं। और अगर उनके ऊपर किसी बात में मतभेद हो जाता है तो केंद्र का बनाया हुआ कानून फाइनल माना जाता है। इसके आगे दोस्तों अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में इसे भारत की जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों उनका जिक्र किया गया है कि भारत की जो शुरुआत में दोस्तों जो है 18 भाषाएं थी, उसके बाद संशोधन होते होते ऐड होते होते इसके अंदर 22 भाषाएं जो है दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है। और मूल रूप से दोस्तों 8वीं अनुसूची में शुरुआत में क्या थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे संशोधन करके जो दोस्तों लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, लोगों का आंदोलन हुआ कि उनकी जो भाषा है, उनकी क्षेत्रीय भाषा को भी भारत की भाषा के अंदर में, भारत के संविधान के अंदर में उनकी भाषा को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और उनकी भाषा को भी उसके अंदर ऐड किया जाए। तो उसके बाद में दोस्तों 8वीं अनुसूची में अमेंडमेंट स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद में अभी लगभग जो है दोस्तों इसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर इसके आगे हम बात करें दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है, तो दोस्तों संविधान में ये अनुसूची 2 थी। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसके अंतर्गत क्या जिक्र किया गया है कि राज्यों के द्वारा जो संपत्ति का अधिग्रहण है, जो राज्य जो है दोस्तों अगर मान ली किसी डेवलपमेंट के लिए किसी संपत्ति को जो है दोस्तों एक्वायर कर सकते हैं, ये करते हैं तो किस बेस पे करते हैं, इन सब बातों का जिक्र 9वीं अनुसूची में किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों 10वीं अनुसूची में क्या जिक्र किया गया है, तो इसमें दोस्तों दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पार्टी का कोई नेता है, कोई राष्ट्रीय पार्टी है, उसका नेता अगर मान ले दूसरी पार्टी के अंदर दल बदल के जो है दाखिल हो जाता, दूसरी पार्टी के अंदर शामिल होना चाहता है, तो उस समय उससे संबंधित क्या नियम और कानून है, क्या उसका जो चार्टर है, क्या जो एक्ट है उस समय, उन सब बातों का उल्लेख किया गया है 10वीं अनुसूची के अंदर में। और संविधान के अंदर में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 के अंदर ये शेड्यूल को जो है शामिल किया गया था कि अगर मान लो कोई पार्टी का नेता है, कोई पार्टी का व्यक्ति अगर दल बदल करना चाहता है तो उस समय उसके ऊपर क्या नियम कानून लागू होते हैं, क्या उसे अपना पद छोड़ना चाहिए, क्या दोबारा री इलेक्शन होना चाहिए, या क्या उसको जो सभी सुविधाएं जो मिल रही है उसको कंटिन्यू मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इन सब बातों से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख 10वीं अनुसूची के अंदर किया गया है। इसके आगे हम बात करें दोस्तों 11वीं अनुसूची के अंदर क्या जिक्र किया गया है, तो 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने से संबंधित है और इसके अंदर दोस्तों 29 विषय 29 इसके अंदर विषय हैं, 29 पॉइंट है इसके अंदर कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस किस फील्ड में जो है दोस्तों अपना काम कर सकती हैं, क्या क्या उनके ऊपर जो है दोस्तों कंट्रोल है और किस प्रकार दोस्तों वो जो है सुचारू रूप से प्रशासन को चलाने में भूमिका निभा सकती हैं और क्या क्या उनके राइट हैं, क्या क्या उनके लिमिट्स हैं कानून बनाने की, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में वो जो है अपना राज अच्छे से चला सकती हैं। तो ये सब बातें की गई हैं 11वीं अनुसूची के अंदर। और अगर हम दोस्तों 12वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची से रिलेटेड है, वो थी हमारी ग्राम पंचायत से रिलेटेड। ये हमारी जो है दोस्तों शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन, जो हमारा नगर निगम होता है या हमारा जो जिला परिषद होती है, सबसे संबंधित जो संस्थाएं जो हमारी होती हैं दोस्तों, उन संस्थाओं को कार्य करने के लिए दोस्तों इसके अंदर 18 विषय प्रदान किए गए हैं और उनका जिक्र किया गया है 12वीं अनुसूची के अंदर। तो ये दोस्तों हमारी 12 अनुसूची थी जिसका जिक्र हमने किया था, जो भारत के संविधान के अंदर में जोड़ी गई हैं और इसके अंदर जो है निर्धारित किया गया है कि किस अनुसूची के अंदर में किस चीज का उल्लेख है, क्या अनुसूची किस चीज को दर्शाती है।